हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं सुमन मैम। बच्चों हम लोग ये संचयन में चैप्टर 3 टोपी शुक्ला पढ़ रहे थे। बच्चों तो हम लोगों ने कैसे देखा कि टोपी शुक्ला में जो टोपी शुक्ला है उसका कैसे उसको अपने घर में प्यार नहीं मिलता है और वो प्यार पाने के लिए दर बदर बाहर भटक रहा है। तो उसकी पहली दोस्ती जो है बच्चों वो इफ़न से होती है और इफ़न के घर में इफ़न की दादी हैं, उनके दादाजी थे, इफ़न के पिताजी थे, सारे लोग थे। और इफ़न की दादी जो हैं वो पूर्वी की रहने वाली थी और पूर्वी की ही बोली बोलती थी। तो जब ये टोपी शुक्ला उनके घर जाता था तो उनकी दादी माँ की बोली जो वो अपनी पूर्वी भाषा में बोलती थी उसे सुन के उसे अपनापन लगता था और अब उसकी दादी से उसे प्यार मिलता था। क्योंकि इफ़न के घर वाले भी कट्टर, उसके दादाजी कट्टर मौलवी थे, इसलिए फालतू चीज़ें उनके घर में नहीं हुआ करती थी। इफ़न के जो पिताजी थे उनको हिंदुस्तान से बहुत प्यार था। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है उसके इफ़न की दादी जो है गाने बजाने की बड़ी शौकीन थी। तो जब उनके बेटे की शादी हुई तो मौलवी साहब जिंदा थे, इसीलिए उन्होंने गाना बजाना नहीं करने दिया। फिर उसके बाद इफ़न का जब जन्म होता है तो उसकी छठी में उन्होंने खूब जी भर के गाना गाया और बजाया, क्योंकि उस समय उसके दादाजी नहीं थे। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना कि इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आता है कि क्या है औरत और मर्द के फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों टर्न योर पेज, आपका पेज नंबर 34 है। आज हम उसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग निकाल लीजिए और देखिए अपनी बुक में। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिघलाई हुई काली हांडियों में आसमियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपट शपट जी भर के खा लेती, लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते। बेटा उसकी दादी के बारे में बात किया जा रहा है। कोई एक जमींदार की बेटी थी अपने मायके की, बहुत संपन्न घराने की बेटी थी, खूब दूध घी खाती हुई आई थी। उनके घर में दूध घी बहुत इफरात था और जो आसामी लोग रहते थे वो लोग काली हांडियों में दही जमा के घी सब कुछ ले आते थे इनके घर। चूंकि इनके पिता जमींदार थे तो लोग ला करके दे जाया करते थे। तो जब भी ये बेचारी यहाँ जब लखनऊ शादी करके आ गई तो दूध घी के लिए तरस गई और जब मायके जाती तो लपड़ शपड़ खा लेती। बस जब लखनऊ आती तो फिर से वो मौलबिन बन जाती। बस यही तो उनको अपने मियाँ से एक शिकायत थी कि न वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नफज, तो बिगड़ गई। बच्चों उनकी जो आत्मा है दादी की वो ससुराल में हमेशा बेचैन। जब आदमी को अच्छा परिवार उसके मन मुताबिक नहीं मिलता है तो इंसान हमेशा परेशान रहता है, हमेशा बेचैन रही। जब वो मरने लगी तो इनके बेटे ने, इफ़न के पिता ने पूछा कि माँ तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश को करबला ले जाया जाए कि नज़फ, तो बिगड़ गई। उन्होंने क्योंकि इनके जो मौलवी साहब थे, दादाजी थे, उन्होंने तो अपनी वसीयत कर दी थी कि मरने के बाद उनके लाश को करबला ले जाया जाए। तो इनके बेटे ने भी पूछा भाई कि आपकी क्या इच्छा है, तो वो बिगड़ गई। बोली ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दे हो। उन्होंने अपनी ही पूर्वी भाषा में बोला कि बेटा अगर तुमसे हमारी लाश न संभाली जाए तो तुम मेरे मायके मेरी लाश को भेज देना, हमारे मायके वाले कुछ न कुछ कर देंगे। मौत सिर पर थी इसीलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। बच्चों ये थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है कि मतलब ये बता रहा है लेखक कि उसकी दादी की मौत जो है वो सिर पे थी। लास्ट समय में जब वो मरने के वक्त वो भूल गई कि उनका घर कहाँ है, वो कहाँ की रहने वाली है, उनकी याददाश्त चली गई थी। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है, क्योंकि दादी के जो घर वाले हैं वो सारे कराची चले गए और उनका जो घर था यहाँ पे वो कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है बेटा जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग। मतलब सरकार के अंडर में ये चली जाती है कि अगर मान लीजिए आपके घर कोई और आपका वारिश नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं है, कोई इसका चलाने वाला, तो वो जब लोग मर जाते हैं, घर में कोई नहीं रह जाता है, तो वो घर जो है बेटा वो कस्टोडियन को सौंप दिया जाता है।
ऐसे लोग जो उस घर का संरक्षण करते हैं। और इनके जो घर वाले थे दादी के, वो सब कराची चले गए थे। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। और बेटा जब आदमी के सिर पे मौत रहता है बच्चों, तो इसको ये छोटी मोटी बातें थोड़ी नहीं याद रहती हैं कि कौन, घर कहाँ, कैसा, क्या, कुछ भी नहीं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। मरते वक्त तो इंसान जो है बच्चों सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ब्रैकेट में लिखा है, यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। लेखक कहता है कि ये जो कथाकार खुद जो है बेटा, वो उनका ये ख्याल है क्योंकि वो अभी मरे, जब ये कहानी लिखे थे तब वो मरे नहीं थे, तो उनको कैसे पता कि मरते वक्त आदमी अच्छे सपने देखता है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। और इरफान की दादी को बच्चों उसका घर याद आता है। उसका नाम, उनकी दादी के घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी हुई थी। बच्चों पहले तो घर जो है गांव में मिट्टी के ही बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, तो उनका घर जो है मिट्टी का बना हुआ था। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया। और बेटा नॉर्थ में जो है लखनऊ में, वहाँ पे जैसे यहाँ पे केसर आम है, तो उसी तरह वहाँ दशहरी आम बहुत फेमस है। और उनका बीजू पेड़ का मतलब क्या है बेटा, आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़। जैसे आप केसर खाते हो तो उसकी गुठली कहीं बो दो जमीन में तो वो पेड़ उगाता है, तो बीजू पेड़ उसे कहते हैं। मतलब बीजू मतलब दूसरा पेड़। तो याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, दादी जी ने वो बीजू पेड़ को अपने हाथ से लगाया था, और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। अब दादी इतने साल की हो गई थी तो बेटा पेड़ भी उतने साल का हो गया था, बूढ़ा। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें उन्हें याद आई मरते वक्त बच्चों। दादी को वही मीठी मीठी बेशुमार मतलब बहुत ढेर सारी चीजें उनको अपने बचपन की, अपने मायके की याद आती है। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजब कैसे जा सकती हैं। कि करबला, नजब मतलब बेटा वहीं पे जहाँ पे वो रहती हैं वहीं के किसी उसमें उनको जगह पे जो दफन किया जाता है उसको नजब कहते हैं। कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई। बनारस में बच्चों वो जो कब्रिस्तान होता है उसका उस जगह का नाम है फातमैन। और करबला या नजफ जो है बेटा ना, ये भी उन लोगों का धार्मिक स्थल है जहाँ पे ये धार्मिक स्थल कहें कि या तो समझ लो कि कब्रिस्तान, मरने के बाद जो कब्रिस्तान जहाँ पे उनको गाड़ा जाता है। तो दादी के मरने के बाद दादी को फातमैन कब्रिस्तान था वहाँ दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। मुर्तुजा हुसैन मतलब उनके बेटे की पोस्टिंग उस दिनों जब दादी मरी तो बनारस में थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। और उस समय बच्चों जब दादी मरी तो इरफान स्कूल गया हुआ था, और नौकर ने आकर के इरफान को बताया कि बीबी का देहांत, बीबी मतलब दादी का देहांत हो गया है। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान की दादी को लोग बीबी कहते थे। इरफान जब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। तब जब बेटा ये सब हुआ, जब दादी मरी और ये सारा वाकया हुआ, तब इरफान चौथे क्लास में, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और उसी समय उसकी मुलाकात जो है वो टोपी से होती है। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार करता था। क्योंकि बेटा इरफान को अपनी दादी से बड़ा लाड था। अपने अम्मी, पापा, दादी, अपनी बाजी मतलब बड़ी बहन को कहते हैं, ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन दादी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार मार डांट लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। इरफान को कभी कभी किसी गलतियों पे मम्मी जो है उसकी डांट लिया करती थी, बाजी भी डांट लिया करती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। कचहरी मतलब ऐसे लगता था कि घर कोई न्यायालय है, और कोई गलती होने पे वो इरफान को भला बुरा सुनाने लगते। नुजहत को जब मौका मिलता तो उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। नुजहत उसकी छोटी बहन बच्चों, जब उसको मौका मिलता तो इरफान की कापियों को वो फाड़ने फूड़ने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। बस दादी ही थी कि इरफान का कभी उन्होंने दिल दुखाया नहीं। वह रात को भी उसे बहराम, डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। बच्चों छोटे बच्चों को अपनी दादी से ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा प्यार होता है वो, और इसलिए भी
कि एक तो सबको, जो लोग घर में बड़े लोग डांटते मारते हैं थोड़ा, तो उससे वो बचाव करती हैं, और दूसरी कि बच्चों को अपनी दादी से कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो ये इफ़न को भी ये बहराम डाकू की, अनार परी की, 12 बुर्ज की, अमीर हमजा, अंडरलाइन करना बच्चों, गुल बकावली, इसमें से किसी एक का नाम दे देगा और पूछ लेगा EMCQ में। हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियां वो हमेशा दादी सुनाया करती थी। क्या कहती थी जब वो कहानी सुनाती थी, तो उनकी स्टार्टिंग कैसे होती थी? सोता है संसार, जागता है पाक, परवर दिगार। कि जब पूरा संसार सोता है परवरदिगार, तब पाक जो है वो जागता है। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। अब वो कहती हैं कि मैंने आंखों से तो देखा नहीं है, कानों से अपने सुना है। बेटा आंखों की देखी, कानों की सुनी, ये मुहावरा है, अंडरलाइन करना इसको। कानों की सुनी कहती हूँ, और क्या कहती हैं बेटा? कि एक मुल्क में, मुल्क का मतलब क्या होता है बेटा? मुल्क का मतलब देश, कि एक देश में एक बादशाह रहा। अपनी भाषा, अपनी पूर्वी भाषा में वो सुनाती हैं कि एक देश में एक बादशाह था। टर्न योर पेज। एक बादशाह था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया, पर इफ़न जो है बच्चों, वो दादी जो पूर्वी बोलती थी उस पर वो कभी मुस्कुराया नहीं। उसे तो अच्छी भली लगती थी, क्योंकि वो भाषा इफ़न को अच्छी लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। परंतु उसके पापा, बेटा उनका वो कलेक्टर थे, उनका अपना समाज में एक रुतबा था, तो वो बोलते थे कि माँ ये क्यों ऐसी बातें बोलती हो, वो ऐसी भाषा बोलती हो। तो अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। और जब वो दादी से अपने इसकी शिकायत करता कि देखो दादी, अब्बू आपको ऐसी भाषा बोलने नहीं देते, तो वो दादी हंस देती थी और बोलती, अमोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लग्यो। वो ये बोलती, अमोरा का है बेटा मतलब अरे बेटा मेरा क्या है, हम तो अनपढ़ और गवार हैं, अब मेरी बोली तुम लोग क्यों बोलने लगोगे। ऐसा तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। उसने बोला दादी ने कि इफ़न तू अपने अब्बा, जो तुम्हारे अब्बा बोलते हैं, तो उन्हीं की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। बात उन दोनों लोग की खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। कहानी क्या कहती बच्चों, देखो। तो बादशाह का कहीस कि तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। दादी ने कहा कि वो बादशाह ने ऐसे कहा कि तू तुरंत जा करके एक हिरन को मार करके ले आओ। उनकी कहानी स्टार्ट है। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। बच्चों जब वो इफ़न को कहानी सुनाती तो टोपी शुक्ला भी वही होता था, क्योंकि टोपी शुक्ला को अपने घर में प्यार तो मिलता नहीं था, तो उनके घर में जाता था, तो उसे भी इफ़न को कहानी सुनाती तो टोपी भी सुनता। और बेटा जो इनकी भाषा थी दादी की, ये टोपी के दिल में एकदम उतर गई, दिलो जान से टोपी को वो पसंद आने लगा। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। इफ़न की जो दादी हैं उसे अपनी माँ के पार्टी की दिखाई दी, क्योंकि अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत, क्योंकि उसे तो बेटा अपनी दादी से तो नफरत थी। इसकी माँ जो थी टोपी शुक्ला की, वो थोड़ा बहुत इसका फेवर करती थी, तो इसीलिए कहा कि जो दादी हैं उसे अपनी माँ के पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। इफ़न के अब्बू जो थे और उसकी भाषा एक थी। जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। जब इफ़न के घर जाता ये टोपी शुक्ला, तो हमेशा उसकी दादी के वो घर जाता, दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश न करता। इफ़न के घर में जो उसकी बाजी, उसकी दीदी और अम्मी थी, वो उससे कभी बात न करने की कोशिश करता। वो दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती। अलबत्ता का मतलब क्या है बेटा? बल्कि जो है उसकी जो अम्मी और दादी हैं उसकी बोली पे हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। दादी बोलती, वो ये टोपी शुक्ला बोलता और ये इफ़न रहता, तो उसकी बातों पे हंसने लगती और उन्हें छेड़ती, छेड़खानी करती, सताती थोड़ा। तो दादी जो है बीच बचाव कर देती कि भाई तुम ऐसा इन लोगों को परेशान मत करो।
तो वो बोलती, तय काहे को जात है उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। वह डांट कर कहती थी। दादी डांट के क्या कहती थी, क्योंकि उसकी जब अम्मी और बाजी इन सबों को परेशान करती, छेड़ती, तो वो बोलती थी कि तय काहे को जात है उन सबन, कि तुम उन सबों के पास क्यों जाते हो मुंह पिटाने के लिए, झाड़ू मारे। उन सबों को तो झाड़ू से मारना चाहिए। मुंह पिटावे को झाड़ू मारे मतलब मुंह पिटाने के लिए खुद बखुद तुम उन लोगों के पास क्यों जाते हो, चल इधर आ। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। परंतु बच्चों, वो जो ये शब्द बोलती ना, तो उनका हर एक शब्द शक्कर मतलब ऐसे लगता था कि सुगर बन जाता, चीनी की तरह, चीनी मिट्टी का जो खिलौना होता है वो बन जाता, अमावट बन जाता। अमावट क्या होता है बेटा? पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत, आम रस का जो वो बनता है, अमावट बन जाता। तिलवा बन जाता, तिलवा मतलब तिल का जो लड्डू बनाया जाता है। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता, और चुपचाप बेटा वो इफ़न जो है अपनी दादी के पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से शुरू करती। इफ़न की दादी हैं, वो हमेशा यही कहती कि तोरी अम्मा का कर, तेरी मम्मी क्या कर रही हैं, हमेशा यहीं से शुरुआत करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। नहीं बेटा, ये उसके क्या बोलते हैं कि टोपी शुक्ला की माँ के लिए कह रही हैं कि तो ये अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात करती। पहले तो वो चकरा जाता, क्योंकि बेटा टोपी शुक्ला ने अपने घर में तो ये सुना नहीं था, चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है। फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं, अम्मा माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, टोपी को ये अम्मा शब्द अच्छा लगा। अम्मा, वह शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा, और बार बार बच्चों अपने मुंह में वो अम्मा अम्मा कह के चुभलाता रहा। उसको अम्मा इतना अच्छा लगा। अम्मा, अब्बू, बाजी, सारे उनके घर में जो लोग वो बोलते, वो सारे शब्द उसे बहुत अच्छे लगने लगे। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में, इसको अंडरलाइन करना बच्चों, घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। और डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, ये कौन है भृगु नारायण शुक्ला बच्चों? ये उनके घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। और इनके घर क्या है बच्चों कि ये खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पे लगता था। वो लोग जमीन में बैठ के खाते नहीं थे, क्योंकि टोपी शुक्ला भी कोई ऐसे वैसे घर का बच्चा नहीं था। तो उनके घर में भी ये, कहाँ पे हम पहुँचे, डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, इसी के नाम से वो जाने जाते थे। उसके फादर घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। थालियों में ही खाना परोसा जाता था, लेकिन मेज कुर्सी पर। उस दिन ऐसा हुआ, मतलब इनके घर में खाने पे, डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया गया टोपी शुक्ला के घर में। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे ज़्यादा अच्छा लगा, और उस दिन बैगन का भुर्ता बना हुआ था, तो टोपी शुक्ला को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। राम दुलारी, टोपी ने कहा, अम्मा ज़रा बैगन का भुर्ता। अम्मा, अम्मी बोला, सॉरी, राम दुलारी इनकी माँ थी टोपी की, वो खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। देखो फिर बाद में लिखा है, अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पे जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। बच्चों, जितनी उसने अम्मी से अपने कहा कि अम्मी जरा भुर्ता देना, क्योंकि वो वहाँ पे जाता था तो इफ़न अपनी माँ को अम्मी ही बोलता था, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था, तो उसने भी बोला। लेकिन जितने मेज पे जितने हाथ थे उतने रुक गए, सबकी आंखें टोपी की तरफ, टोपी के चेहरे पे जम गई। सबने बोला कि ये शब्द, अम्मी शब्द आखिर घर में आया कैसे? उनके यहाँ परंपराओं की वो दीवार डोलने लगी कि हमारे घर की ये परंपरा, यहाँ पे अम्मी शब्द कैसे बोला गया? ये लफ्ज का मतलब बेटा ये शब्द तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। बच्चों देखो, सुभद्रा देवी उसकी दादी हैं। और आप देखिए डाइनिंग टेबल पे, नेक्स्ट पेज पे, टर्न योर पेज, माँ खड़ी है, दादी बैठी हुई हैं,
और सारे बच्चे बैठ के खाना खाए, उधर टोपी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, 37 पेज पे। लफ्ज टोपी ने आंखें नचाई। अब टोपी बेचारा तो इतना सीधा साधा, उसको लफ्ज बोला ना, तो लफ्ज का मतलब उसको तो समझ में ही नहीं है कि लफ्ज, लफ्ज मतलब वो शब्द जो अम्मी बोला, तो बेचारा ऐसे ऐसे आंख नचा के घूमता कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। लफ्ज का होता माँ, का होता है माँ, अपनी माँ से पूछता है कि माँ लफ्ज का होता है। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी, दादी गर्जी कि तुमको अम्मी कहना किसने सिखाया? ये हम इफ़न से सीखा है। तुरंत टोपी शुक्ला कहता है कि ये शब्द तो हमने इफ़न से सीखा है, उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। वो बोलता है कि ये हम नहीं जानते कि इफ़न का पूरा नाम क्या है। मैं तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बायकारे। वो बोलते हैं कि तू किसी मियाँ के लड़के से तूने दोस्ती कर लिया है का? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। और राम, ये बेटा उसकी उसकी बोलती हैं दादी की राम दुलारी की आत्मा ये सुन करके गनगना गई कि अरे तूने ये किसी मुस्लिम के लड़के से दोस्ती तो नहीं कर लिया है ऐसे? क्योंकि जब उसने इफ़न बोला, बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। बेटा ध्यान रखना इसको, सुभद्रा देवी जो है वो टोपी शुक्ला की दादी है और राम दुलारी जो है इसकी माँ है। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई मतलब इसकी माँ की, टोपी शुक्ला की माँ की आत्मा गनगना गई सुन करके कि अरे मेरा बेटा किसी मुस्लिम के घर जाता है। और सुभद्रा देवी जो है वो टोपी शुक्ला की दादी का नाम है, इसलिए इसको थोड़ा सा सुभद्रा देवी करके ऐसे लिख लेना, टोपी की दादी, और राम दुलारी एरो करके लिख लेना कि टोपी शुक्ला की माँ। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, दूसरी लड़ाई के दिन थे। मोर्चा बेटा बदल गया, जब वो लड़ाई चल रही थी ये सब, तो दूसरी लड़ाई के दिन थे। और दूसरे दिन जो है, इसीलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती, डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले, बच्चों मैंने पहले भी बताया ये टोपी शुक्ला के फादर हैं, नीले तेल वाले के नाम से वो जाने जाते थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि टोपी की दोस्ती कलेक्टर साहब के लड़के से हुई है, कलेक्टर के हाथ में तो बेटा बहुत अथॉरिटीज़ होती है, बहुत पावर होता है, तो वह अपना गुस्सा पी गए। तो देखो उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया, वो टोपी को डांटे नहीं और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। और दूसरे दिन, पहले दिन तो ये सब हुआ, दूसरे दिन भी यही सब लड़ाई का मोर्चा बदल गया। मोर्चा का बदल गया मतलब कि जब इसके पिता को पता चला भृगु नारायण को कि इफ़न के पिताजी कलेक्टर हैं, तो उनकी तो अपनी बच्चों बिजनेस थी, वो तुरंत जो है तीसरे दिन कपड़े का और शक्कर का, सब चीज़ का इनका धंधा बिजनेस था, उसका परमिट कलेक्टर साहब से करवा करके ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। उन्होंने अपना, पिता ने तो अपना काम साध लिया, अब उसमें उनको छुआछूत नहीं लगा हुआ है कि वो मुस्लिम है। उन्होंने उनसे परमिट और शक्कर कपड़े के परमिट बनवा के ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बच्चे ने अम्मी शब्द बोल दिया तो उस पर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई। दुर्गति मतलब बहुत बुरी हालत हुई। क्या हुई बेटा? सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई, उसकी दादी उसी समय खाने की मेज से उठ गई, और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। उसकी माँ, राम दुलारी मतलब उसकी माँ ने बच्चों टोपी को बहुत मारा। मैं फिर जयबे ओकरा घरे, उसकी माँ बोलती है कि तू फिर उसके घर जाएगा। बच्चों नेक्स्ट पेज पे वो था ना कि उसकी माँ जो है मतलब उसके दादी के पार्टी की मालूम हुई। ऊपर में है ना कि इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी माँ की पार्टी मतलब उसकी जो दादी थी बेटा वो भी ऐसी ही भाषा, टोपी शुक्ला की माँ जो थी वो भी इफ़न के दादी की तरह पूर्वी भाषा ही बोलती थी। इसीलिए लिखा गया है, वहाँ पे बताया है कि उसकी माँ की पार्टी की दिखाई दी। तो उन्होंने बोला कि तय फिर जइबे ओकरा घरे, ये राम दुलारी टोपी शुक्ला की माँ ने बोला। तो टोपी शुक्ला बोलता है हाँ, अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलो, मतलब वो बोला कि तुम्हारे हाँ में आग लग जाए, लुकारा मतलब आग लग जाए और तू मिट्टी में मिल जा। जब उसने बोला कि हाँ मैं जाऊंगा इफ़न के पास,
उसकी माँ ने बोला तू फिर से जाएगा, तो बोलता है हाँ मैं जाऊंगा। तो वो बोलता है कि तेरी हाँ में आग लग जाए और तू मिट्टी में मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ, बच्चों लिख लेना, अरे तोहरा हाँ माँ लुकारा आगे माटी मिलऊ, मतलब कि तुम्हारे हाँ में आग लग जाए और तू मिट्टी में मिल जा। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा। बच्चों, राम दुलारी अपने बेटे को मारते मारते थक गई, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं इफ्फन के घर नहीं जाऊंगा। कोई माँ इतना बच्चे को पीटती है, पर उन्होंने इतना पीटा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू बेटा और भैरव इसके बड़े भाई हैं, टोपी शुक्ला के। कुटाई मतलब बच्चों उसको जो उसकी जो पिटाई हो रही थी उसका तमाशा देख रहे थे, वो लोग छुड़ा भी नहीं रहे थे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पे कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, टुकड़ा मतलब आग लगाया। अभी देखो, मुन्नी बाबू मतलब उसका भाई भी झूठ बोलता है और अपनी माँ से कहता है कि अरे इसको हमने तो एक दिन वो जो कबाबची मतलब कबाब बनाने वाला जो रहीम भाई कबाबची हैं उनके दुकान पे मैंने इसको कबाब खाते हुए देखा था। ऐसा झूठ बोल दिया मुन्नी बाबू ने। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई और राम दुलारी को घिन आया ये सुन करके कि अरे मेरा बेटा कबाब भी खाता है। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा और टोपी शुक्ला जो है अपने मुन्नी मतलब अपने भाई की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसका भाई झूठ बोल रहा था। असल में कबाब इसका भाई खा रहा था मुन्नी एक दिन, और टोपी ने उसे देख लिया था। लेकिन जब यहाँ पे टोपी की पिटाई हो रही थी तो उस बात को पलट करके मुन्नी बाबू ने टोपी के ऊपर मढ़ दिया। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था। देखो आया ना बच्चों कि असल बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा था और मुन्नी बाबू ने इसे एक इकन्नी रिश्वत भी दी थी। तब मुन्नी बाबू ने टोपी शुक्ला को इकन्नी 1 पैसा उसको रिश्वत के नाम पे दिया था कि देख तू घर में जाके दादी और अम्मा को बताना मत कि मैं बाहर में कबाब खाता हूँ। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। देखो बच्चों, टोपी को ये बात पहले से बहुत पहले से मालूम थी कि मुन्नी भैया जो है, मुन्नी बाबू जो है वो तो कबाब खाते हैं, वो जानता था। लेकिन वो चुगल को किसी की चुगली नहीं करना जानता था। उसने कभी अपने मम्मी और किसी को बताया, दादी को बताया नहीं। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। उसने जो है ये मुन्नी बाबू की बात कबाब खाने वाली इफ़न को बताया था कि मेरे भैया भी तो कबाब खाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसने तो वाहवाही के लिए बताया होगा कि कोई बात नहीं, मेरा भाई भी तो खाता है कबाब, पर और किसी को उसने ये बात बताई नहीं थी। तू हमें कबाब खाते देखे रही हो? ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। मुन्नी बाबू ने कहा, उसने कहा कि तू हमें कबाब खाते देखे रही हो? तुमने हमें कबाब खाते हुए देखा था? ना देखा रहा वो दिन? वो बोलता है, मुन्नी बाबू कहता है कि हाँ। पहले टोपी कहता है कि तुमने मुझे कबाब खाते उस दिन देखा था? कब देखा था? तो मुन्नी बाबू ने कहा कि ना देखा रहा वो दिन। वो तुरंत बोलता है कि हाँ मैंने देखा था उस दिन कबाब खाते हुए। तो वो बेचारा तो एकदम से हकबका जाता है। बच्चों, इस वीडियो में ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो में मैं यहीं तक आप लोगों को समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, कोई भी डाउट रहेगा तो हम लाइव सेशन में क्लियर कर रहेंगे, और आप लोग जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड वाइबा आप लोग प्रिपेयर करके रखना। धन्यवाद।